बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। श्रद्धा के पिता विकास बोलकर आज वसई विरार पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। श्रद्धा के पिता सुबह 10:45 पर पुलिस कमिश्नर से मिलकर श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं। डीएनए मैच होने के बाद श्रद्धा के पिता पहली बार पुलिस के सामने आ रहे हैं। उधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बस ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब वो सड़क पार कर रहे थे, तभी उस बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान एक बुजुर्ग सड़क पार करते नजर आए। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचे, सामने से आ रही एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। फिर भी ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, वो उसे आगे बढ़ाकर ले जाने लगा, जिसकी वजह से वो बुजुर्ग बस के नीचे आ गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसे देख ड्राइवर ने बस रोक दी। इसके बाद बुजुर्ग को बस के नीचे से निकाला गया। इस हादसे में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की कोलकाता से। फिल्म पठान पर मचे बवाल के बीच शाहरुख खान का बयान सामने आया है। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने कहा कि सिनेमा की भूमिका से हालात बेहतर होंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं, आप और सभी सकारात्मक लोग जिंदा हैं। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। इधर राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से दौसा में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि प्रशासन ने सड़क पर झूल रहे तारों को ऊपर करने के लिए कई गांवों की बिजली काट दी। यानी राहुल की यात्रा का असर उल्टा हो गया, क्योंकि सवाल बीजेपी पर नहीं बल्कि राज्य की कांग्रेस सरकार पर ही उठे। राहुल ये यात्रा जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दौसा में इसका उल्टा होता दिखा, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने निकले राहुल की यात्रा ने जनता की मुसीबत बढ़ा दी। भारत जोड़ो यात्रा में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए प्रशासन ने कुछ गांवों की बिजली ही काट दी, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कब तक जाम रहेगा? जब तक हमारी लाइट नहीं लग जाएगी। प्रशासन ने तर्क दिया कि सड़क पर झूल रहे तारों को ऊपर करने के लिए ऐसा किया गया, जिसके लिए राहुल की यात्रा का वक्त चुना गया। ठीक करने का काम अभी क्यों चल रहा है? ये राहुल गांधी जी आ रहे हैं इसके लिए। राहुल गांधी केंद्र को चुनौती देने के लिए यात्रा पर निकले हैं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उनकी आवभगत के लिए जनता की परेशानी ही बढ़ा दी, जिसकी वजह से राहुल के सामने ही चुनौती खड़ी हो गई। क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद पायलट और गहलोत का झगड़ा सुलझा था और अब राजस्थान सरकार पर यात्रा के नाम पर लोगों की दिक्कत बढ़ाने का आरोप लग गया, जिससे राहुल की बीजेपी को चित करने की रणनीति को नुकसान हो सकता है। बड़ी खबर कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपना मत रखा है। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिनेमा को लेकर आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। And I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सतीश चंद्र की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और क्रिसमस की छुट्टियों से पहले उन्हें लिखित में अपनी दलीलें कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक मकान मालिक पर अपने किराएदार अंकित की हत्या करने का आरोप लगा। मकान मालिक पर आरोप है कि जब किराएदार ने उससे उधार दिए 60 लाख रुपए वापस मांगे तो उसने उसकी हत्या कर दी और फिर अंकित के शव को 4 टुकड़ों में काटकर गंग नहर में फेंक दिया। कई दिनों तक जब अंकित के दोस्तों की उससे कोई बात नहीं हुई तो उन्होंने अंकित की गुमशुदगी की शिकायत मोदीनगर थाने में दर्ज करवाई। न्याय मिले, इतने जघन्य जो अपराध हुआ है। पुलिस ने मकान मालिक और उसकी पत्नी समेत 6 लोगों से पूछताछ की, मगर अभी तक अंकित का शव नहीं मिल पाया। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 5 मामलों में दोषी पाया और गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें सजा दी।
जिन 5 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया, उसमें अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल रहा। मुख्तार अंसारी के साथ उनके सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए हुई अहम बैठक में कई फैसले लिए गए। ये बैठक केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आईबी, सीआईएसएफ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में एयरपोर्ट पर सामान की जांच करने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाने समेत कई अहम फैसले लिए गए। कुछ दिनों पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया था, जहां उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया था। इजरायल ने दावा किया कि ईरान जंग में रूस की मदद करने के लिए अपनी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम करके वहां भेजने की तैयारी में जुटा है। ऐसा वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए गए एक बैन से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान उस पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसीलिए वो रूस भेजने के लिए अपनी मिसाइलों की क्षमता घटा रहा है। वो रूसी सेना के लिए ऐसी मिसाइलें भेजने जा रहा है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम की हो। ईरान के पास 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें रूस भेजे जाने की तैयारी की खबर पहले ही आ गई थी। पहली मिसाइल फतह 110 है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 500 किलो तक विस्फोटक लेकर जा सकती है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम जुल्फकार है, जो 700 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने में बेजोड़ है। इजरायल ने दावा किया कि ईरान ने फतह 110 में बदलाव करके उसकी रेंज को घटा दिया है ताकि वो आसानी से उसे रूस भेज सके, जबकि जुल्फकार मिसाइल में भी बदलाव करने की तैयारी है। हालांकि इसे रूस भेजा जाएगा या नहीं, इसके बारे में इजरायल ने भी खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि ईरान बड़ी ही चालाकी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आंखों में धूल झोंक रहा है और बड़े आराम से अपनी मिसाइलें रूस भेजने में जुटा है, जबकि ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए सख्त बैन तक लगाया गया है। और ये बैन उस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2015 में लगाया था। तब वहां एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि ईरान ज्यादा घातक हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो किसी देश से ऐसे हथियार ले भी नहीं सकता। 2015 में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी देश ईरान से 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल और ड्रोन नहीं ले सकता और ना ही उसे ऐसा हथियार दे सकता है। इसके साथ ही 500 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइल और ड्रोन के लेन देन पर भी रोक लगाई गई। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह रोक अक्टूबर 2023 तक लगाई है, लेकिन ईरान ने इससे पहले ही रूस को थोड़े बहुत बदलाव के साथ मिसाइलें भेजने की तैयारी कर रखी है और इजरायल इसी कोशिश में जुटा है कि ईरान की इस चालाकी को अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों के सामने लाया जाए, जिसके लिए उसने एक दस्तावेज दुनिया के 12 से ज्यादा देशों को भेजे हैं। इजरायल के मुताबिक इस दस्तावेज में इस बात के पक्के सबूत हैं कि किस तरह ईरान हथियार रूस भेज रहा है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए जाने के बाद पहले से ही ईरान से चिढ़ा बैठा है। यूरोपियन यूनियन ने ड्रोन की सप्लाई के बाद ही ईरान को चेतावनी दे दी थी। उसने साफ कह दिया था कि ईरान आग से खेल रहा है। लेकिन अब ईरानी मिसाइलों में बदलाव करके रूस भेजे जाने की खबर सामने आने के बाद यूरोपियन यूनियन बुरी तरह से भड़क गया और इसमें शामिल देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के मुद्दे पर एक बैठक की। बैठक के बाद जारी एक बयान में ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने की नसीहत दी गई और यह भी कहा गया कि अगर वो मिसाइल और ड्रोन भेजकर रूस को मदद जारी रखता है तो फिर उसे और सख्त प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाना चाहिए।